स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। देश भर की तमाम आपराधिक जगत की खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई एक बड़ी खबर से, जिसका असर सीधे रिया चक्रवर्ती के केस में पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती पर जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जांच कर रही है, उन पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस के एक्ट 53 के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान को सबूत नहीं माना जाएगा। और जस्टिस नरीमन की बेंच ने फैसला दिया है। सीधे रुख करते हैं हम अपने सहयोगी आशीष भार्गव का, जो कि हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर हैं। आशीष, ये बड़ा फैसला है क्योंकि रिया चक्रवर्ती और इसमें तो दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हुई है एनडीपीएस एक्ट के तहत, और सब कुछ जो है पुलिस वाले के सामने दी हुई गवाहियों के आधार पर हो रहा है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है सौरभ। अब से पहले क्या होता था, एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, ये सीआरपीसी से गवर्न नहीं होता। तो हमारे पास भारत के कानून में अलग अलग चीजें हैं। अगर लूट, डकैती, चोरी, रोबरी, डकैती, ये तमाम जो मामले, हत्या, रेप, ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से गवर्न होती हैं, यानी दंड संहिता से ये गवर्न होती हैं। लेकिन मादक पदार्थों का जो मामला है, जो ड्रग्स का मामला है, वो एनडीपीएस एक्ट से गवर्न होता है, जो बहुत ज्यादा कड़े प्रावधान वाला है। तो इसमें एक प्रावधान था 67 के तहत कि जो पुलिस अफसर अगर कोई बयान किसी के सामने कोई बयान दे, तो उसको इकबालिया बयान को कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता था, उसको एज एन एविडेंस आप पेश कर सकते थे। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से सुनवाई हो रही थी। 2013 में 2 जजेस की बेंच ने इस मामले को 3 जजेस के पास भेजा था, ये कहकर के एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। एक तरफ आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कह रहे हैं कि पुलिस के सामने जो बयान है वो लागू नहीं होंगे, वो नहीं माने जाएंगे, और एनडीपीएस एक्ट में पुलिस को वो ताकत दे रहे हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला 3 जजेस की बेंच ने सुनाया, जिसमें से हालांकि तीसरी जज जो है वो इंदिरा बनर्जी, वो असहमत रही हैं। लेकिन ये बहुमत का फैसला है 2-1 का, जिसमें साफ कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जो एनसीबी जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी पुलिस है, ये माना है। और इसके साथ साथ कहा है कि उनके सामने जो इकबालिया बयान होंगे वो किसी भी तरह से एडमिसिबल नहीं होंगे, उनको सबूत के तौर पर आप अकेले नहीं देख सकते और सजा का आधार नहीं बना सकते। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका असर सीधे सीधे, जैसे आप कह रहे थे, रिया चक्रवर्ती के केस में पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी जो है वो ज्यादातर ऐसे मामलों में कन्फेशनल जो इकबालिया बयान है जो दूसरे आरोपियों के हैं, उनके आधार पर आगे बढ़ रही थी और दावा कर रही थी कि ये कोर्ट में इकबालियां हैं। तो काफी बड़ा झटका इस केस में एनसीबी को लगेगा। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि आशीष बता रहे थे कि इस आदेश का सीधा असर रिया चक्रवर्ती के मामले में पड़ेगा। अब रुख करते हैं एक दूसरी खबर का, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। हम इस वक्त बल्लभगढ़ में मौजूद है, जहां पर सोमवार को बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर के आ रही छात्रा, जो कि हम इस अग्रवाल कॉलेज में मौजूद हैं, यहीं से वो छात्रा एग्जाम देकर निकल रही थी। तभी एक सरफिरे जिसका नाम तौसीफ है, उसने अपने साथी रेहान से मिलकर ठीक इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, उस छात्रा को, जिसका नाम निकिता है, उसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी तौसीफ उस छात्रा को गोली मारकर फरार हो गया। मंगलवार को इस पूरे मामले पर जमकर बवाल हुआ, क्योंकि निकिता की मौत हो गई थी, सड़कें भी जाम हुई। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें पुलिस के सूत्रों के माने तो वो उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, और एसआईटी भी पूछताछ करना चाहती है इन आरोपियों से। और इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी है वो आरजू नाम के शख्स की है, जिसने जो तौसीफ है उसे पिस्टल और गोलियां दी थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भी 120B आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। हम इस वक्त देखेंगे यहाँ पर कॉलेज के बाहर तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके सजा दी जाए। साथ ही साथ जो परिवार है उसको 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। और पहले ही पुलिस ने घोषणा कर दी है कि जो परिवार है उसको पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। एसआईटी की जांच की जा रही है।
और एसआईटी इसमें चूंकि यहाँ पर इनकी काफी मांग है और परिवार का भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल लव जिहाद का भी है, क्योंकि जो आरोपी है वो लगातार लड़की से शादी का दबाव बना रहा था। 2018 में भी उसने अपहरण किया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। तो फिलहाल पुलिस ने अच्छा काम करते हुए उसी दिन दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है और आज इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस आगे उनकी कस्टडी मांगेगी। रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के मंगोलपुरी के इलाके में कुछ युवक एक युवती के साथ छेड़खानी का प्रयास कर रहे थे। जब युवती ने छेड़खानी का विरोध किया तो इन तमाम मंचलों ने उसके घर पर, युवती के घर पर जाकर के हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, मारपीट की, पत्थर तक चलाए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो फिलहाल पुलिस ने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पुलिस की इस पूरे मामले में जारी है। अगली खबर है देश के पूर्वोत्तर राज्य असम से। जेईई की परीक्षा जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा भी कुछ इस तरीके का है कि जेईई में असम से एक लड़के ने टॉप किया जिसने पाए 99.8% अंक, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जगह किसी और ने परीक्षा दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए ये छात्र है उसके पिता को गिरफ्तार किया है और सेंटर चलाने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो कड़ी मेहनत करके बच्चे जेईई की परीक्षा देते हैं उनके साथ भी धोखा हुआ है, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें आपराधिक साजिश जो कि 120 भी है वो धारा भी लगाई गई है। असम का मुन्ना भाई MBBS मोमेंट, मगर ये केस बहुत सीरियस है। असम पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा आज। और पुलिस सूत्रों के हवाले हमें जो खबर लगी है वो है कि असम में जो जेईई मेंस एग्जाम होता है जो पूरे देश में हुआ है, और इस बार जो जेईई मेंस एग्जाम हुए हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है कि क्या ये एग्जाम पेंडेमिक पे बीच होना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना चाहिए। और इसके बाद एनटीए ने इस एग्जाम को कंटिन्यू किया, पूरे देश में एग्जाम हुआ। तो असम में जो एग्जाम हुए और असम में जो कैंडिडेट रिपोर्टेडली टॉपर हुआ था असम के कैंडिडेट्स के बीच जेईई एग्जाम में, उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है। उस साथ ही उसके फादर को भी हिरासत में ले लिया गया। उनके पिता जो कि एक डॉक्टर हैं, एक चिकित्सक हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और 3 लोग जो गुवाहाटी में जेईई एग्जाम का जो टेस्टिंग सेंटर है, जो टेस्ट सेंटर है जहां पे कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं, के अपेयर करते हैं, वहां के 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक इन्विजिलेटर भी हैं जेईई एग्जाम्स के। तो बहुत गंभीर मामला है। और अब तक पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर लगी है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस अब इस बात को कंफर्म कर चुकी है अपने इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो कैंडिडेट हैं इनके जगह कोई दूसरा प्रॉक्सी कैंडिडेट उस एग्जाम में अपेयर हुआ और उसने वो एग्जाम दिया उसके लिए। मगर ये कैसे हुआ, कैसे ये मुमकिन हुआ, इसको अब छानबीन कर रही है। वो प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनको भी इसके इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो एसओपी है, एनटीए का जो रूल्स है उसका ब्रीच है। तो क्या ये सिर्फ असम में एक लौता केस है, वन ऑफ केस है, या फिर एक लार्जर स्कैम है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। क्या इस स्कैम में असम के बाहर के लोग भी शामिल हैं, इसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा। अब रुक करते हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में, जहां पर एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके हजारों लोगों को चूना लगा चुके 2 विदेशी नागरिकों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से सैकड़ों की संख्या में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, पेन होल कैमरा, डेटा कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। ये गिरोह लंबे समय से नोएडा और एनसीआर में सक्रिय था। इस मामले में गिरफ्तार एक शख्स नाइजीरिया का और दूसरा केन्या का नागरिक है।
ये दोनों आरोपी मंकी कैप लगाकर एटीएम बूथ में घुसते थे, जिससे इनके चेहरे नहीं दिखाई दें, लेकिन पुलिस ने इनकी कद काठी से इनकी पहचान करने में सफलता प्राप्त की और इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर बहू ने की सास की हत्या। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं दिल्ली और नोएडा की लाइफलाइन कहे जाने वाले डीएनडी सड़क से, जहां पर इस वक्त लंबा जाम लगा हुआ है। लंबा जाम इसलिए लगा हुआ है कि एक युवा कारोबारी अमन बैसला ने खुदकुशी की थी और उसकी खुदकुशी के बाद उसको न्याय दिलाने के लिए आज हजारों की संख्या में लोगों ने डीएनडी जाम कर दिया है। ये चक्का जाम अमन बैसला के परिवार और गुर्जर समाज के लोगों ने किया है, जिससे नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया है और लोगों को परेशानी भी हो रही है। अमन बैसला ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले बैसला ने बताया था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि हरियाणा की एक सिंगर और उसकी महिला मित्र ने प्रताड़ित किया और उन्हें ब्लैकमेल किया, जिससे परेशान होकर बैसला ने खुदकुशी कर ली। अब रुक करते हैं देश की औद्योगिक नगरी मुंबई की, जहां के कांदिवली इलाके में एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी सास की मौत की साजिश रची। सबसे पहले हत्या की साजिश रचते हुए महिला ने घर में पत्थर रख दिया और गरबा खेलने चली गई, जिसके बाद उसके प्रेमी ने आकर उसी पत्थर से सास का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि आरोपी महिला को उसकी सास ने उसकी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद बुजुर्ग सास ने बहू को डांटा और उसके पति से सब कुछ बता देने की धमकी भी दी थी। डीसीबी के मुताबिक सास की धमकी के बाद महिला डर गई और प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस ने बताया कि महिला का पति पेशे से ड्राइवर है और काम से अक्सर बाहर रहता है। 25 अक्टूबर को पुलिस को हत्या की सूचना मिली। पुलिस को 2 दिन की पूछताछ और जांच के बाद अवैध संबंधों की जानकारी भी मिली। बाद में पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर मिल गया और पुलिस ने शक के आधार पर बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया। दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी इलाके में कल देर रात 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है उसका नाम उमेश भाटी बताया जा रहा है और दूसरे शख्स को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या की गई है और पूरे मामले में हादसे का रूप दिया जा रहा है। परिवार का कहना है कि हादसे में मारा गया युवक अपने भतीजे मोहित के मर्डर के मामले में मुख्य गवाह था और उसकी केस में गवाही ना देने की धमकी भी दी जा रही थी। दरअसल मोहित की हत्या का आरोप स्थानीय विधायक के भांजे पर है। फिलहाल उमेश भाटी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे भाई का मर्डर हो गया आज और ये मुझे आज दिन में मिला था दादरी तहसील में। तो कह रहा था कि उसके पुलिस के इसके रिपिन के फोन वोन आ रहे हैं, इसमें फैसला कर लो। उनके फोन वोन अंदर देखी जाएगी फैसले की। तो दादरी बाद ये गाँव में चला गया। मैं गेट नोएडा रह रहा हूँ। प्लान कर गया मैं जो है उसके डर के मारे प्लान करके मैं गेट नोएडा रहता हूँ। शाम की अपनी गाड़ी से कहाँ गया कैसे गया ये तो पता नहीं। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का, जहां पर एक घर में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 10 लोगों से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसा मेरठ के परिजादागंज मोहल्ले में असीम नाम के शख्स के घर पर हुआ, जिसमें असीम और उसके दोस्त कासिम की मौत हो गई। हादसे की वजह से गैस सिलेंडर के लीक होने से आग लगना बताई जा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि घर में पटाखे बनाने का बारूद भी रखा था, जिससे धमाका बढ़ गया। आसपास के घरों की छत तक उड़ गई।
आज सुबह कस्बा सदना कस्बे में आसिम के मकान में एक विस्फोट की सूचना थी। मौके पे हम लोग आए हैं तो विस्फोट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। घायल की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और विस्फोट गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगने से हुई है। बाकी अन्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर आसपास के घरों को भी क्षति हुई है? हाँ, कुछ क्षति हुई है और विस्फोट की जानकारी, एक्चुअल जानकारी के बारे में पता किया जा रहा है कैसे विस्फोट हुआ। अब रुक करते हैं देश में क्राइम जगह से जुड़ी कुछ अन्य खबरों की। शुरुआत करते हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश कल भी एनसीबी दफ्तर नहीं आई। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए उन्हें एनसीबी ने समन किया हुआ है। इससे पहले उनके घर की तलाशी भी ली जा चुकी है, जहां से एनसीबी ने कम मात्रा में ही सही 2 तरह के ड्रग्स मिलने का दावा किया था। फिलहाल एनसीबी करिश्मा प्रकाश की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह शातिर अपराधी पुराने कार को बेचने का पहले विज्ञापन देता था और फिर कार में जीपीएस लगाकर उसे बेच देता था। बाद में जीपीएस और डुप्लीकेट चाबी की मदद से कार को चोरी भी कर लेता था। तेलंगाना के वरंगल में अदालत ने 9 लोगों की हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। दरअसल 20 मई को यहां गोरेंगुंटा गांव में एक कुएं में 9 लोगों का शव निकाला गया था। पुलिस ने 3 दिन की जांच के बाद केस को सुलझा लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।